गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, भारतीय इतिहास की कक्षाएं अपनी चल रही थी लगातार, और भारत के इतिहास में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और पाषाण काल के कितने पार्ट हैं बेटा? तो 3 पार्ट हैं। उनमें पहला जो पार्ट है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल के कुछ स्थल बाकी रह गए थे जो आज की क्लास में हम करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं, सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उन लोगों की मदद भी की जा सके कि जो लोग फीस की वजह से या किसी अन्य कंडीशन की वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। साथियों, हमारा एक उद्देश्य है कि घर घर में हर व्यक्ति जो है पढ़े। घर घर में, दूर दराज ढाणियों में बैठे हुए, गाँवों में बैठे हुए, शहरों में बैठे हुए जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कक्षाएं जो हैं रामबाण सिद्ध होंगी। और जो लोग और भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि कोचिंग में जाकर कर रहे हैं या ऑनलाइन लेकर के कर रहे हैं, तो वो लोग भी इन कक्षाओं को जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा बेटा, आप लोग धैर्य बना करके रखें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल की चर्चा चल रही थी। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल की चर्चा चल रही थी। यही मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना गया है। क्या कहा गया है बेटा? पाषाण काल। क्योंकि इस काल में मानव ने किसका प्रयोग किया है? तो पत्थर का प्रयोग किया है, इसलिए इस काल को हमने क्या नाम दिया है? पाषाण काल। पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बताएं गुरु जी। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये मैंने आपको पहले बता रखे हैं, एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। पहला जो भाग है वो पी है, दूसरा जो पार्ट है वो एम है, और तीसरा जो पार्ट है वो एन है। पी से आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और पी से ही बेटा अपने को याद रखना है पैलियोलिथिक युग। कौन सा युग है? तो आप बताएंगे पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक युग। और पी से ही बेटा अपने को याद रखना है, आगे देखो कार्य के आधार पर बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं शिकारी युग। शिकारी, या फिर आप क्या कहेंगे बेटा? इसी को हम कहते हैं आखेटक युग। इसकी चर्चाएं हो गई थी और ये सब चीज़ें चल रही थी। और पूरा पाषाण काल पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके केवल और केवल क्या बचे हुए हैं? प्रमुख स्थल बचे हुए हैं। आज की क्लास में उनको देख लेंगे। मध्य पाषाण काल जो अपना है, मध्य पाषाण काल, एम से अपने को ध्यान रखना है बेटा। मध्य पाषाण काल कौन सा काल है? तो आप बताएंगे सर मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल को ही क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे मीसोलिथिक। क्या कहा जाता है बेटा? तो मीसोलिथिक युग, मीसोलिथिक युग कहा गया है। और इसी में मानव ने पहली बार क्या किया? तो पशुपालन शुरू किया। क्या हुआ बेटा? यहाँ पशुपालन प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको पशुपालक युग भी कहा जाता है। तीसरा जो काल है, एन से अपने को बेटा याद रखना है, एन से याद रखना है नवपाषाण काल। कौन सा काल है? नवपाषाण काल। और एन से ही अपने को याद रखना है नियोलिथिक युग। कौन सा युग है बेटा? नियोलिथिक, नियोलिथिक युग। ये अपने को ध्यान रखना है। इस समय मानव ने प्रॉपर रूप से कृषि करना प्रारंभ कर दिया है, तो इसे हम कहते हैं कृषि युग। क्या कहा जाता है? कृषि युग भी कहा जाता है। तो पाषाण काल के कितने पार्ट आपको बताए? 3 पार्ट हैं, पी, एम, और कौन कौन से हैं बेटा? एन है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और कौन सा है? नवपाषाण। पूरा पाषाण काल जो है पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा। और आज हम पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, और उसके साथ ही कौन सा काल पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो ये आज चर्चाओं में रहेगा टॉपिक अपना। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। अर्थात कौन कौन से स्थानों से पूरा पाषाण कालीन अवशेष पाए गए हैं।
पूरा पाषाण कालीन स्थल। तो ये हेडिंग अपनी है। तो स्थल हम देखेंगे बेटा, इसमें कौन कौन से स्थानों से इस समय के अवशेष पाए गए। तो देखो, पहला आपने को याद रखना है पहलगाम। कौन सा गांव है? पहलगाम। और पहलगाम कहाँ है बेटा? तो आपका उत्तर आएगा सब ये कश्मीर में है। कहाँ है ये? कश्मीर में है। और यहाँ से अपने को क्या मिला है? तो यहाँ एक नदी है, उस नदी का नाम है बेटा लिद्दर। कौन सी नदी है? तो आप बताएंगे लिद्दर। लिद्दर नदी के किनारे, लिद्दर नदी के किनारे, लिद्दर नदी के किनारे हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या मिला है? हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो पूरा पाषाण कालीन बेटा पहला स्थान कौन सा है? पहलगाम। और पहलगाम कहाँ है बेटा? तो आप बताएंगे कश्मीर में है। क्या मिला है अपने को यहाँ से? तो लिद्दर नदी के किनारे क्या मिला है? हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। अब जैसे ही पहलगाम का नाम आया होगा तो आपके दिमाग में कुछ घटनाएं दौड़ रही होंगी। हाँ, ये वही पहलगाम है बेटा। ये अपना वही पहलगाम है कि जहाँ पर्यटकों के ऊपर जो है आतंकवादी हमला हुआ। और उस जो हमला अपना हुआ है, उस हमले का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? तो आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। कौन सा? तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो ये वही पहलगाम है जो पूरा पाषाण कालीन मानव के अवशेष अपने को यहाँ से प्राप्त हुए। दूसरा देखिए, दूसरा स्थान है हथनौरा। कौन सा स्थान है बेटा? तो आप बताएंगे हथनौरा है साहब। हथनौरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, याद करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। हथनौरा कहाँ है? तो आप बताएंगे होशंगाबाद महाराष्ट्र में है। कौन से बाद में बेटा? तो ये होशंगाबाद, होशंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। होशंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर कहीं भी आ जाए कि भारत में पाषाण कालीन मानव संबंधी जीवाश्म सबसे पहले कहाँ मिला, तो आप बताएंगे हथनौरा से मिला। तो लिखिए इसमें, भारत में, भारत में पाषाण कालीन, भारत में पाषाण कालीन, भारत में पाषाण कालीन प्रथम मानव जीवाश्म, प्रथम मानव जीवाश्म, प्रथम मानव जीवाश्म। और क्या मिला है? यहाँ से खोपड़ी मिली है। क्या मिला है बेटा? खोपड़ी। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी में। कौन सी नदी घाटी? तो नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में 1982 में। कौन से समय बेटा? 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने, किसने? अरुण सोनकिया ने, अरुण सोनकिया ने हथनौरा से प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? हथनौरा से, हथनौरा से प्राप्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में प्रथम मानव संबंधी जीवाश्म कहाँ से मिला है। तो देखिए कहाँ से मिला है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपको सीधा सीधा स्थान बताना है, हथनौरा से मिला है। हथनौरा कहाँ है बेटा? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये अपने को ध्यान रखना है। भारत में पाषाण कालीन प्रथम मानव जीवाश्म खोपड़ी यहाँ से मिली है। कौन सी नदी घाटी से मिली बेटा? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी घाटी। ध्यान रहे कौन सी नदी घाटी है? तो नर्मदा नदी घाटी से अपने को मिला है। कब मिला? 1982 में मिला बेटा। किसको मिला? तो आप बताएंगे अरुण सोनकिया को मिला है। वैसे कहीं आ जाए कि दुनिया में मानव का उद्भव कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। सर्वप्रथम मानव का उद्भव कहाँ हुआ है बेटा? तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। लेकिन भारत में पहली बार मानव जीवाश्म कहाँ से मिला है? अगर स्थान पूछा जाएगा तो हथनौरा से मिला है। डिस्ट्रिक्ट कोई आता है तो होशंगाबाद, राज्य कोई आता है तो महाराष्ट्र, नदी कोई आती है तो नर्मदा नदी। कब मिला? 1982। किसको मिला? अरुण सोनकिया को मिला है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरा स्थान आप देखिए, तीसरा स्थान, तीसरा जो स्थान है बेटा वो है लोहदा वाला। कौन सा वाला है? तो आप बताएंगे लोहदा वाला। ये लोहदा वाला कहाँ है बेटा? तो यूपी के अंदर है। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है।
यहाँ से अपने को क्या मिला है, यहाँ यहाँ से अपने को क्या मिला है, देखो यहाँ से संसार की, यहाँ से संसार की प्रथम अस्थि निर्मित, यहाँ से संसार की प्रथम अस्थि निर्मित, कौन सी निर्मित है, अस्थि निर्मित यानी हड्डी से बनी हुई अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है। ये लीजिए साहब, लोहदन वाला यूपी के अंदर है। यहाँ से संसार में क्या मिला, पहली बात तो संसार में, संसार की प्रथम जो है अस्थि निर्मित यानी हड्डी से निर्मित मातृ देवी की क्या मिली है बेटा, तो आप बताएंगे मातृ देवी की यहाँ से मूर्ति मिली है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगले पेज के ऊपर हम चल सकें बेटा, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा या जल्दी आप ले लीजिए बेटा। तो देखो ये तीन स्थान अपने हो गए, पहलगाम हो गया है, हथनोरा हो गया है, और कौन सा हो गया है, लोहदा वाला हो गया है। नेक्स्ट देखिए आप नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, एक स्थान है बेटा पोतवार, कौन सा वार है, पोतवार, कहाँ है साहब, पैसे पोतवार, पैसे पंजाब, ध्यान रखना, पैसे जो है पोतवार है और पैसे ही क्या है बेटा, पंजाब है। एक स्थान अपना है आदमगढ़, कौन सा गढ़ है, आदमगढ़, कौन सा गढ़ है बेटा, आदमगढ़, जो कहाँ है, एमपी के अंदर है। एक स्थान है अपना भीम बेटका, कौन सा बेटका है बेटा, तो आप बताएंगे भीम बेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भीम बेटका, ये भी कहाँ है, एमपी के अंदर है। एक स्थान अपना है नेवासा, कौन सा वासा है बेटा, नेवासा, और एक स्थान कौन सा है अपना, चिरकी, कौन सा स्थान है, चिरकी, और नेवासा और चिरकी दोनों स्थान कहाँ है बेटा, तो आप बताएंगे गुरुजी ये तो महाराष्ट्र के अंदर है, कौन से राष्ट्र में है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। कोतवार कहाँ है बेटा, पंजाब में है, आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में है, भीमबेटका कहाँ है बेटा, तो एमपी के अंदर है, और नेवासा और चिरकी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ पूरा पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल थे जिनकी चर्चा हमने कर ली है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम याद करेंगे, नोट हम याद करेंगे। तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ये सारे ही जो नोट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोट नंबर 1 देखिए, संसार में मानव का, संसार में मानव का सर्वप्रथम उद्भव, संसार में मानव का सर्वप्रथम उद्भव, ये सीधा ही पूछेगा सबसे पहले मानव कहाँ आया, तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में आया बेटा, तो आपका उत्तर आएगा अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न अपने को एक्स्ट्रा याद कर लेना है। एक्स्ट्रा प्रश्न क्या है गुरुजी, कहीं आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, संसार में टोटल महाद्वीप कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो आपको बेटा संख्या याद कितनी करनी है, 7। संसार में महाद्वीपों की संख्या बेटा कितनी है, 7 महाद्वीप अपने हैं, और एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और भारत कौन से महाद्वीप में है बेटा, तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप में, दक्षिणी एशिया के अंदर हम स्थित हैं। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है बेटा, तो 7। तो संसार में मानव की उत्पत्ति जो है या उद्भव जो है सबसे पहले कहाँ हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा देखो, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कौन सी मान्यताओं के अनुसार, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मतानुसार, पौराणिक मतानुसार धरती पर आने वाला प्रथम मानव, पौराणिक मतानुसार धरती पर आने वाला, आने वाला, आने वाला प्रथम मानव कौन है, प्रथम, प्रथम मानव, पौराणिक मतानुसार धरती पर आने वाला प्रथम मानव कौन है, तो आप बताएंगे साहब मनु है। कौन है, मनु। और इसी मनु को क्या कहा जाता है, तो इसी मनु को बेटा कहा जाता है धरती का आदि पुरुष, धरती का आदि पुरुष कहा जाता है।
तो धरती पर आने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो आप बताएंगे मनु है। किसके अकॉर्डिंग है? तो पौराणिक मतानुसार, यानी पौराणिक जो मान्यताएं चलती हैं, तो उन मान्यताओं के अनुसार धरती पर सबसे पहले कौन आया? तो भगवान मनु आए। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरा नोट आप देखिए, तीसरा नोट है वैज्ञानिक मतानुसार। कौन से मतानुसार? तो आप बताएंगे वैज्ञानिक मतानुसार, वैज्ञानिक मतानुसार धरती पर, धरती पर आने वाला प्रथम जीव, आने वाला, आने वाला प्रथम जीव, प्रथम जीव, तो आप बताएंगे अमीबा। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से धरती के ऊपर कौन आया? तो अमीबा आया, जो कैसा जीव है बेटा? एक कोशिकीय जीव है। और धीरे धीरे करके यही अमीबा क्या करता रहा? रूप चेंज करता रहा, आकार चेंज करता रहा, और आगे चल करके प्राइमेट्स के अंदर तब्दील हो गया। प्राइमेट्स का मतलब क्या है? ऐसे जीव जो चारों हाथ पैरों से चलते थे। और यही प्राइमेट्स समय के अकॉर्डिंग बदलते रहे, बदलते रहे, और एक ऐसे मानव का विकास हुआ कि जो बिल्कुल सीधे खड़े होकर के चलने लगा। और उस आधुनिक मानव का नाम क्या था? होमोसेपियंस, जो मैंने पीछे आपको क्लास में बेटा बताया था। तो आधुनिक मानव कौन है? अपना होमोसेपियंस है। तो फैक्ट के रूप में याद रखो, संसार में मानव का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ है? तो आप बता देंगे अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। पौराणिक मतानुसार धरती पर आने वाला पहला मानव कौन है? तो मनु है। और मनु को क्या कहा गया है? धरती का आदि पुरुष कहा गया है। वैज्ञानिक मतानुसार धरती पर आने वाला प्रथम जीव कौन सा है? अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। और यही अमीबा क्या करता रहा? लगातार अपना रूप चेंज करता रहा। नोट नंबर 4 में आप देखिए, मानव द्वारा अपनाई गई प्रथम धातु, मानव द्वारा, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई, प्रयोग में लाई गई, प्रयोग में लाई गई, लाई गई प्रथम धातु, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु, तो आप बताएंगे तांबा। कौन सी धातु है बेटा? तांबा है, कॉपर है। ये पहली बार मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई। अगला देखिए, मानव द्वारा, मानव द्वारा, मानव द्वारा उगाई गई प्रथम फसल, उगाई गई, उगाई गई प्रथम फसल, मानव द्वारा उगाई गई प्रथम फसल जो है वो जौ है। कौन सी है बेटा? तो आप बताएंगे जौ है। और जौ को ही क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा में यव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। फिर ध्यान रखिए, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार, मानव द्वारा, मानव द्वारा बनाया गया, बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार या उपकरण कौन सा था? प्रथम औजार आ जाए, उपकरण आ जाए, हथियार आ जाए, तो आपको एक ही बताना है। और पहला औजार कौन सा है बेटा? कुल्हाड़ी है। कौन सा है? कुल्हाड़ी है। ये अपने को ध्यान रखना है। देखो, नोट का मतलब नोट समझ लेना तुम लोग। नोट का मतलब क्या समझ लेना है गुरुजी? नोट समझ लेना है, ठीक है। कहीं आ जाए संसार में पहली बार मानव का उद्भव कहाँ हुआ है? तो आपका उत्तर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। पौराणिक मतानुसार धरती पर आने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मनु है। मनु को क्या कहा गया है बेटा? तो आदि पुरुष कहा गया है। वैज्ञानिक मतानुसार धरती पर आने वाला पहला जीव कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा सर अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तांबा है, कॉपर है। प्रथम फसल कौन सी उगाई गई? तो आप बताएंगे जौ है। और मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा है? तो आप बताएंगे बेटा कुल्हाड़ी। और कहीं आ जाए कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया प्रथम जानवर कौन सा था? ये सवाल कहीं आ जाता है कि मानव द्वारा, मानव द्वारा पालतू बनाया गया, कैसा बनाया गया बेटा? पालतू बनाया गया, पालतू बनाया गया प्रथम, पालतू बनाया गया प्रथम जानवर कौन सा था? पालतू बनाया गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो आपका उत्तर आएगा बेटा वो कौन सा था? कुत्ता। क्या था बेटा? कुत्ता।
देखो, मानव ने सबसे पहले सृष्टि के अंदर कुत्ते को पालतू बनाया। किसको बनाया गया? तो कुत्ते को पालतू बनाया गया। आज भी आपने सुना होगा, जानवरों में अगर सबसे स्वामी भक्त कोई जानवर है, सबसे स्वामी भक्त कोई जीव है, तो वो कौन सा है बेटा? तो कुत्ता है। तो ये फैक्ट अपने को याद रख लेने, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारा पूरा पाषाण काल क्या हो गया है बेटा? कंप्लीट हो गया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा जो काल है पाषाण काल में, दूसरा जो काल है बेटा नंबर 2, तो लिखो मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है बेटा? तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है, इसके खोजकर्ता, मध्य पाषाण काल की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे 1860 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा की गई। मध्य पाषाण काल का खोजकर्ता बेटा कौन है? तो कार्ल लाइल नामक व्यक्ति है। कौन है? कार्ल लाइल नामक व्यक्ति है। और ये खोज बेटा कब हुई है? तो आप बताएंगे 1867 ईस्वी में हुई है। इन्होंने क्या किया है? सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र से? तो विंध्य क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? विंध्य क्षेत्र से पाषाण कालीन, कौन से कालीन? पाषाण पाषाण कालीन उपकरण खोजे। पाषाण कालीन उपकरण खोजे। तो ध्यान रहे, मध्य पाषाण काल की खोज की जो है, मध्य पाषाण काल, उसकी खोज बेटा कहाँ हुई है? तो सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में की गई। कब की गई? तो आप बताएंगे 1863 में, सॉरी 1867 में की गई। और किसके द्वारा की गई है बेटा? तो कार्लाइल के द्वारा की गई है। अब मध्य पाषाण काल के अन्य नाम कौन कौन से हैं देखिए। उपनाम कौन कौन से हैं, या फिर आप कहेंगे अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो मध्य पाषाण काल को ही क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर इसको कहा जाता है मीसोलिथिक युग। क्या कहा जाता है बेटा? मीसोलिथिक युग कहा जाता है। मीसोलिथिक युग कहा जाता है। इसी को बेटा कहा जाता है पशुपालक युग। क्या कहा जाता है? पशुपालक। कहीं आ जाए, सर्वप्रथम मानव ने पशुपालन कौन से काल में प्रारंभ किया? तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल। इसी को कहा जाता है संक्रमण काल। क्या कहा जाता है? संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बेटा क्या कहा जाता है? आद्य नवपाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य नवपाषाण काल कहा जाता है। ध्यान रहे, इसे क्या कहा जाता है? तो आद्य नवपाषाण काल कहा जाता है। यानी मध्य पाषाण काल के और भी दूसरे नाम है। तो आप बताएंगे इसे मीसोलिथिक युग के नाम से जाना गया है। यहाँ कार्य के आधार पर क्या कहा गया है? पशुपालक युग कहा गया है। इसी को हमने क्या कहा है? संक्रमण का काल कहा है। क्या कहा है इसको बेटा? संक्रमण का काल कहा है। और इसी को क्या नाम दिया गया है? आद्य नवपाषाण काल कहा गया है। ध्यान रहे, नवपाषाण काल बेटा अलग है, आद्य नवपाषाण काल किससे कहा जा रहा है? तो आपका उत्तर क्या आएगा बेटा? तो मध्य पाषाण काल को। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस काल की, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस काल की। ध्यान रहे, इस काल से ही लिख लो साथ साथ, इस काल से ही भारत में, इस काल से ही भारत में मानव मानव अस्थि पंजर, मानव अस्थि पंजर, मानव अस्थि पंजर मिलने या प्राप्त होने शुरू हुए, मिलने शुरू हुए, शुरू हुए। ये वाला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ध्यान रहे, इसी काल में, उनसे काल में, मध्य पाषाण काल में, इसी काल में मानव ने, इसी काल में बेटा मानव ने तीर कमान का विकास किया। किसका विकास किया?
तो आप बताएंगे तीर कमान का विकास किया। इसी को आप क्या कह सकते हैं? प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया। का निर्माण किया। ये अपने को ध्यान रखना है। अन्य फैक्ट में देखो, इसी काल में या इसी काल से मानव ने शवों को दफनाना प्रारंभ किया। किसको दफनाना प्रारंभ किया? शवों को दफनाना प्रारंभ किया। शवों को दफनाना प्रारंभ किया। शवों को दफनाना क्या किया है बेटा? प्रारंभ किया है। और देखिए इस काल में औजार कैसे बनाए गए। देखो औजार कैसे बनाए गए। तो इस काल में जो पत्थर के औजार बने हैं बेटा, वो लघु थे। लघु थे। इसी को आप कह सकते हैं वो छोटे थे। इसी को आप कह सकते हैं वो सूक्ष्म थे, कौमा नुकीले थे। नुकीले थे, कौमा धारदार थे। कैसे थे बेटा? धारदार थे। तो देखो इस काल में मानव ने जो औजार बनाए वो कैसे बनाए बेटा? लघु बनाए हैं, यानी छोटे औजार बनाए हैं। उन्हीं को आप क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म बनाए हैं। और औजार कैसे हैं बेटा? नुकीले हैं। या फिर आप क्या कह सकते हैं? औजार कैसे थे? अपने धारदार औजार बनाए जाने लगे। पिछले वाले काल में एक और चीज यहाँ डाल सकते हैं कि इस काल में जो औजार बने वो सुडोल भी थे। कैसे थे बेटा? सुडोल। सुडोल का मतलब क्या है? जिनका आकार अच्छा हो। पुरापाषाण काल में औजार जो हैं बेडोल थे, भारी थे, ठीक है, और वो नुकीले नहीं थे। यानी पहले वाले मानव को ज्ञान ही नहीं है, जैसा भी पत्थर तोड़ दिया गया वैसा ही औजार बन करके तैयार हो गया। उसी औजार का क्या कर लिया उसने? प्रयोग कर लिया। लेकिन यहाँ ये सब चीजें अपने को देखने को मिली हैं। तो देखिए वापिस एक बार इसको देख लीजिए, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़िए इसको। इस काल से ही भारत में जो मानव अस्थि पंजर मिले हैं वो इसी काल से मिलने शुरू हुए। इस काल में मानव ने किसका विकास कर लिया था? तो आप बताएंगे तीर कमान। इस काल में मानव ने क्या किया है बेटा? तो मानव शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया है। औजार अपने कैसे हैं? तो लघु, छोटे या सूक्ष्म, नुकीले, धारदार और सुडोल। ध्यान रहे औजारों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? तो आप बताएंगे औजारों के आधार पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ औजारों के आधार पर। औजारों के आधार पर। किसके आधार पर? औजारों के आधार पर। औजारों के आधार पर। औजारों के आधार पर इस काल को इस काल को लघु पाषाण। औजारों के आधार पर इस काल को लघु पाषाण औजार काल कहा गया है। लघु पाषाण औजार काल कहा गया है। औजार काल कहा गया है। देखिए तो एक दूसरा नाम ये मिल गया है। पाषाण काल के कौन से काल को लघु पाषाण औजार काल कहा जाता है? अब देखो आपको ज्यादा रटना नहीं है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं लेना है। आपको पहले ही बता रहे कि कह रहा है कि लघु पाषाण औजार काल किसे कहा गया है। लघु का मतलब क्या है? छोटे। पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। औजार का मतलब क्या है? उपकरण। अर्थात वह काल कि जिसमें मानव ने छोटे पत्थर के औजार बनाए। और छोटे बेटा कब बनाए हैं? तो मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा इसे कहा गया है लघु पाषाण औजार काल। तो ये फैक्ट अपने को याद रखने हैं किससे? मध्य पाषाण काल से। तो आप लोग क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, पेज को आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी किया करो भैया, आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। और अगर कहीं आ जाए कि औजारों को क्या कहा जाता है, तो एक पॉइंट और यहाँ लिख सकते हैं। औजारों को माइक्रोलिथिक कहा गया है। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथिक कहा गया है। औजारों को बेटा क्या कहा गया है? माइक्रोलिथिक कहा गया है। और ध्यान रहे बेटा इसी काल में, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसी काल में, यानी मध्य पाषाण काल में, इसी काल में
डोंगी का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ बेटा? डोंगी का आविष्कार हुआ। ये लो साहब, डोंगी का आविष्कार हुआ। देखो कितने सारे काम मानव ने यहाँ किए हैं। तो देखिए यहाँ डोंगी का आविष्कार हुआ है, तीर कमान का आविष्कार हुआ है, औजार छोटे बनाए गए थे, ठीक है, मानव शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था, मानव के अस्थि पंजर पहली बार इसी काल से मिलने प्रारंभ हुए हैं, इसे लघु पाषाण औजार काल के नाम से जाना गया है। तो ये तमाम बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी गुड। आगे देखिए, मध्य पाषाण काल की चर्चा हम कर रहे हैं बेटा। तो मध्य पाषाण काल में ध्यान रहे, मध्य मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मानव ने, मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा? तो पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन प्रारंभ, पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। कितने सारे काम कर रहे मध्य पाषाण काल में। इस काल में या मध्य पाषाण काल में मानव क्या करता है बेटा? तो पशुपालन प्रारंभ कर देते हैं। देखो हो सकता है कि इनके दिमाग में विचार आया हो कि भोजन के रूप में ये किसे यूज कर रहे हैं? पशुओं को यूज कर रहे हैं, जीवों को मार करके कच्चा मांस खा रहे हैं लोग। आगे चलकर अग्नि का जब आविष्कार हुआ तो इन लोगों ने कच्चे मांस के स्थान पर क्या कर दिया? भुना हुआ या जला हुआ मांस खाना प्रारंभ कर दिया। अब ये पशुओं की तलाश में जगह जगह घूमते थे, जगह जगह जाते थे। तो हो सकता है कि इस मानव के दिमाग में ये बात आई हो, कौन सी, कि जिस भोजन की तलाश में हम जगह जगह घूमते हैं तो क्यों ना इन पशुओं को ही पालतू बना लिया जाए। और मानव ने पहला पालतू पशु कौन सा बनाया? अगर ये सवाल आपके सामने आता है, पहला पालतू पशु कौन सा था? ध्यान रहे, पशुपालन में पहला पालतू पशु कौन सा है? प्रथम प्रथम पालतू, प्रथम पालतू जीव कौन सा है या पशु या जानवर कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या आएगा बेटा? नोट में मैंने पीछे लिखवा रखा है, तो आप बताएंगे कुत्ता। क्या है? कुत्ता। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक एक फैक्ट को पढ़ेंगे, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अब हम लिखेंगे मध्य पाषाण कालीन, हेडिंग आप बना लीजिए, मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन प्रमुख, मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल, ये अपने को ध्यान रखने। यानी मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, कौन कौन से वो स्थान हैं। तो नंबर 1 आप लिखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर 1 ध्यान रहे, बागौर। पहला स्थान कौन सा है बेटा? बागौर। ये राजस्थान में है। राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर आएगा भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कहाँ है साहब? तो राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान। तो देखिए बागौर जो स्थान है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो आप बताएंगे साहब ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान वाले जो विद्यार्थी हैं, जब राजस्थान स्तर का कोई एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उस समय पूछा जाएगा बागौर कहाँ स्थित है, तो उस समय राजस्थान नहीं आएगा बेटा, उस समय आएगा भीलवाड़ा। लेकिन जब भारत स्तर के ऊपर कोई एग्जाम आप देंगे, जैसे एसएससी का दे रहे हैं, डीपी का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, या कोई अन्य एग्जाम जो ऐसा है जो भारत स्तर का है, भारत की जीके से संबंधित है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा बागौर कहाँ है, तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान में है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा बागौर की? तो ध्यान रहे, यह है भारत का, यह है भारत का, यह है भारत का सबसे बड़ा, यह है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो ये वाला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान। अगर बेटा यहाँ आपसे राजस्थान में नदी पूछ ली जाए, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आपका उत्तर आएगा गुरुजी ये तो
कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी है बेटा? तो आप बताएंगे कोठारी नदी। तो ये अपने को ध्यान रखना है बेटा। तो अच्छी तरीके से आप लोग इनको नोट करते रहिए, बहुत शानदार तरीके से नोट करिए आप लोग। यहाँ एक बेटा है लंघनाज, गुजरात के अंदर है। अपने को दूसरा स्थान याद रखना है, कौन सा? लंघनाज। कौन सा नाज है बेटा? तो आप बताएंगे लंघनाज। और ये लंघनाज कहाँ है? तो आप बताएंगे गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अब देखो यहाँ से क्या मिला है। यहाँ से एक तो रेत के टीले मिले हैं। क्या मिले हैं? रेत के टीले मिले हैं बेटा। क्या मिले हैं? रेत के टीले। दूसरा यहाँ से अपने को क्या मिला है? ये चीजें। अब देखो वैसे तो क्या है कि आपसे सीधे ही पूछे जाएंगे कि मध्य पाषाण काल का कौन सा स्थल बेटा कहाँ है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि कहीं कोई अवशेष पाया गया है तो उसमें से क्या क्या चीजें अपने को मिल रही हैं। तो यहाँ से रेत के टीले मिले हैं, और आप बताएंगे 14 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? तो आपका उत्तर आएगा 14 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं। 14 मानव कंकाल अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये दो स्थान मैंने अभी तक आपको बताए हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर तीसरा स्थान लिखेंगे। तीसरा स्थान आगे लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ये आपको कुछ समय दिया जा रहा है। चलिए साहब, अगला स्थान देखो। अगला स्थान है सराय नाहर है। कौन सा नाहर है बेटा? सराय नाहर। और ये सराय नाहर कहाँ है? तो आप बताएंगे यूपी में है। तो ध्यान रहे यहाँ से अपने को क्या मिला है। यहाँ से युद्ध में, यहाँ से युद्ध में मानव हत्या, यहाँ से युद्ध में मानव हत्या के साक्ष्य मिले हैं। मानव हत्या के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से युद्ध में मानव हत्या के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी जगह से मिले हैं बेटा? तो आप बताएंगे साहब ये मिले हैं सराय नाहर से। कौन से नाहर से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं बेटा? तो आप बताएंगे सराय नाहर से मिले हैं। अब देखो कैसे पता लगा लिया आप लोगों ने, ये कैसे पता लगा लिया कि साहब ये व्यक्ति कोई यहाँ मिला है तो युद्ध में मारा गया होगा। हम तो काल कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? मानव जीवन का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता। और जब लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है तो इन चीज़ों का या इस काल का हमें जिक्र कहाँ से मिलेगा, यानी कि हमें विवरण कहाँ से मिलेगा? जो भी चीज़ें अपने को दबी हुई मिली हैं, यानी कि पुरातात्विक जो अवशेष हैं बेटा, उनसे अपने को मिलेगा। अब देखो सराय नाहर से क्या मिला है? यहाँ से युगल समाधियाँ मिली हैं। युगल समाधान भी अपने को यहाँ से मिला है। यहाँ एक मानव है जो दफनाया गया है, और उस मानव के उस मानव के उस मानव के ये जो मानव है, इस मानव के सिर में या फिर आप कह सकते हैं बेटा खोपड़ी में, उस मानव के सिर में या खोपड़ी में पत्थर घुसा हुआ मिला है। पत्थर घुसा हुआ पत्थर घुसा हुआ मिला है। पत्थर घुसा हुआ मिला है। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि कोई लड़ाई हो रही होगी और उस लड़ाई में किसी ने पत्थर फेंक कर मारा होगा। वो पत्थर कहाँ लग गया? सिर में लग गया, घुस गया, और ये व्यक्ति मर गया होगा। तो इसीलिए कहा है कि मानव हत्या के यहाँ से अपने को क्या मिले हैं बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी मानव हत्या के यहाँ से साक्ष्य मिले। तो ये अपने को कौन सा याद रखना है? तो आप बताएंगे सरायनाहर। अगला स्थान बेटा देखिए मधमेहा। कौन सा मेहा है? तो आप बताएंगे मधमेहा। और मधमेहा भी बेटा कहाँ है? तो यूपी के अंदर है। कहाँ है? यूपी के अंदर। अब देखो मधमेहा से अपने को क्या मिला है? एक तो यहाँ से अपने को युगल समाधान मिला है। क्या मिला है? युगल समाधान मिला है। युगल का मतलब क्या है? देखो अभी हमने बात की थी कि मध्य पाषाण काल के अंदर बेटा क्या हुआ है? अच्छा गुरुजी आनंद आ रहा है, वेरी गुड, आनंद लेते रहिए आप लोग। तो देखो मधमेहा यूपी जो है, यहाँ से क्या मिला है अपने को? युगल समाधान मिला है। युगल का मतलब क्या है बेटा? स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है।
अगर कहीं भी युगल शब्द आ जाए तो समझ लेना कि वहां स्त्री भी है और वहां क्या है बेटा, पुरुष है। समाधान का मतलब क्या है, मृत शरीर का निपटान करना, दफनाया जाना। पीछे विशेषताओं में अभी बात हुई कि इस काल में यानी मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव ने क्या कर दिया था, समाधान या शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ से युगल समाधान मिला है और यहीं से मिला है बेटा बूचड़ खाना। क्या मिला है तो आप बताएंगे, बूचड़ खाना मिला है साहब। अब बूचड़ खाना क्या है तो आप कह सकते हैं यहाँ से अपने को वध स्थल प्राप्त हुआ है। क्या है ये वध स्थल है। अब साहब बूचड़ खाना क्या है, देखो कोई ऐसा स्थान जहां पशुओं को काटा जाता हो, एक प्रॉपर कोई जगह ऐसी हो कि जहां पशुओं को काटा जाता हो, तो ऐसे स्थान को बेटा क्या कहते हैं, बूचड़ खाना कहते हैं, या फिर हम क्या कहेंगे, वध स्थल के नाम से जानेंगे। तो ये यहाँ से बूचड़ खाना मिला है। आगे देखो नंबर 5, ये भाई जल्दी जल्दी नोट करते रहा करो ताकि हम लोग अपना काम तेजी के साथ कर सकें और आगे हम लोग जल्दी जल्दी काम कर पाए। अगला स्थान बेटा लिखो आदमगढ़। कौन सा गढ़ है बेटा, तो आप बताएंगे आदमगढ़। कौन सा गढ़ है, आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ है बेटा, आदमगढ़ है एमपी के अंदर। कहाँ है, एमपी के अंदर है। तो ध्यान रहे आदमगढ़ से क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, पशुपालन के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रहे एक आपको मैंने पीछे पढ़ाया है, कौन सा, बागौर। कौन सा पढ़ाया है बेटा, बागौर। इस बागौर से भी क्या मिला है तो आप बताएंगे, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से भी बेटा क्या मिल रहा है अपने को, तो पशुपालन के साक्ष्य अपने को मिल रहे हैं। तो आदमगढ़ एमपी के अंदर है, पंचमढ़ी एमपी के अंदर है, जल्ला तो अगला स्थान बेटा आप लिखो नंबर 6। नंबर 6 लिखिए पंचमढ़ी। कौन सा मढ़ी है बेटा, तो पंचमढ़ी है। ये कहाँ है, तो एमपी के अंदर है गुरुजी, ठीक है। अगला स्थान लिखो टेरी। कौन सा स्थान है बेटा, टेरी। और टेरी कौन से नाडु में है, तो गुरुजी नाडु तो अपने पास एक ही है, और वो नाडु कौन सा है बेटा, तमिलनाडु। आपको पीछे भी मैंने बताया है कि तमिलनाडु भारत का कैसा राज्य है, तो आप बताएं गुरुजी सबसे दक्षिणी राज्य है। कैसा राज्य है, सबसे दक्षिणी राज्य है। सबसे उत्तरी राज्य बेटा कौन सा है, लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या आएगा बेटा, गुजरात। तो देखो पंचमढ़ी कहाँ है, एमपी में है। टेरी कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, जल्दी करो भैया, टाइम हो गया, जल्दी करो। चलिए साहब, अगला स्थान देखो, अगला स्थान कौन सा है, कितने नंबर पे था भाई पीछे, अच्छा 6 7 7 हो गए। चलिए नंबर 8 देखो बेटा, नंबर 8, नंबर 8 है दमदमा। कौन सा दमा है बेटा, दमदमा। कौन सा दमा है, तो आप बताएंगे दमदमा है साहब। और ये दमदमा कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। दमदमा कहाँ है बेटा, उत्तर प्रदेश में। अब देखो यहाँ से अपने को क्या मिला है, यानी कि अपने को कौन से अवशेष मिले हैं, कौन से क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो एक तो आप बताएंगे यहाँ से त्रिमानव समाधि मिली है। कैसी मानव समाधि है, तो त्रिमानव समाधि। यहाँ से अपने को मिला है बेटा, त्रिमानव समाधि मिली है। दूसरा आप बताएंगे यहाँ से अस्थि अस्थि वे सींगों से निर्मित, अस्थि वे सींगों से निर्मित उपकरण मिले हैं। अस्थि वे सींगों से निर्मित, अस्थि व सींगों से निर्मित क्या मिले हैं बेटा, निर्मित उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं गुरुजी। उसके बाद देखो तीसरा अपने को क्या मिला है, यहाँ से हाथी दांत से बनी, किससे बनी है बेटा, हाथी दांत, वेरी गुड, हाथी दांत से बनी, हाथी दांत से बनी लटकन मिली है। क्या मिली है, लटकन मिली है। अब देखो कई तो सोच रहे होंगे गुरुजी हाथी दांत तो समझ में आ रहा है,
लेकिन लटकन समझ में नहीं आ रहे। तो देखो एक एक चीज समझ में आएगी, आप लोग तरीके से और सलीके से समझिए। काम हमारा है समझाने का, समझने का काम बेटा आपका है। सबसे पहले तो आपको दमदमा जो है इसकी लोकेशन याद रखनी है, यानी इसकी स्थिति अपने को याद रखनी है। इसकी लोकेशन अपने को याद रखनी है, स्थिति याद रखनी है कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? स्थिति याद रखेंगे। तो ये कहाँ है बेटा? यूपी के अंदर है। देखो अपने को यहाँ से क्या मिला है, कौन से अवशेष मिले? तो ध्यान रहे, यहाँ से अपने को मिला है त्रिमानव समाधि मिली है, यानी कि ऐसी कब्र मिली है, ऐसी समाधि मिली है कि जहाँ कितने लोगों को दफनाया गया है एक साथ? त्रि त्रि तीन। आप लोग मैंने बताया कि रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपनी क्लास में कुछ नहीं रटना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है। आप तो शब्दों को समझना सीख जाइए, शब्दों के अर्थ जानना सीख जाइए। जिस दिन आप शब्दों के अर्थ जानना सीख जाएंगे, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा बेटा कि मैं उत्तर नहीं दे सकता। अब कैसे, क्यों नहीं कहेगा गुरुजी? क्योंकि वहां शब्द लिखे हुए मिलेंगे, सारी चीजें क्या मिलेंगी? शब्द लिखे हुए मिलेंगे। अपने को शब्द पकड़ने हैं और उत्तर देने। जैसे त्रिमानव, तीन मानव, त्रिमानव तीन मानव, समाधि का मतलब क्या है? दफनाया गया है। तो एक साथ तीन मानव दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मध्य पाषाण काल में दमदमा नामक स्थान से मिले। अस्थि व सींगों से निर्मित उपकरण मिले हैं, यानी कि जो यहाँ कुछ औजार ऐसे मिले हैं कि जिनका निर्माण किससे किया गया है बेटा? हड्डियों से किया गया है, और जानवरों के सींगों से हथियार बनाए गए हैं। हाथी दांत से बनी लटकन मिली है, हाथी के दांत से बनी क्या मिली है? लटकन मिली है। अब देखो लटकन क्या है? लटकन है, पछेवड़ी है, ये सब जो है लटकन है, ठीक है? तो लटकन का उपयोग कहाँ किया जाता है? आज वर्तमान में लटकन का उपयोग पगड़ी सजाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा? पगड़ी सजाने के लिए। तो हो सकता है कि उस काल के अंदर भी मानव कहीं ना कहीं इस चीज का प्रयोग करता हो। हालांकि ऐसे कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं कि ये सब चीजें चलती होंगी, लेकिन फिर भी लोगों ने बताया कि हाथी दांत से बनी हुई क्या है बेटा? लटकन है। तो ये अपना कौन सा काल था बेटा? मध्य पाषाण काल था। एक बार फिर देख लीजिए आप, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा पाषाण काल। कौन सा काल पढ़ रहे हैं? तो पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पाषाण काल के कितने भाग हैं? तो पूरा पाषाण काल। दूसरा भाग कौन सा है? मध्य पाषाण काल। तीसरा भाग कौन सा है बेटा? तो नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पहली वीडियो में बेटा कंप्लीट करा दिया है। पाषाण काल का पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरी वीडियो में आपको मध्य पाषाण काल कंप्लीट करा दिया है, जो अभी क्लास अपनी कंप्लीट हो रही है। और तीसरी जो वीडियो आएगी पाषाण काल की, वो स्पेशली किसके ऊपर बनाएंगे अपन लोग? नव पाषाण काल। गुरुजी टाइम थोड़ा सा बेटा अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, एक एक प्रश्न को देखना है और तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। आप लोग धैर्य बना करके रखें। जब आप लोग इनको पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग बताया जा रहा है, हाँ कुछ तरीके से बताया जा रहा है। वरना कराने को तो ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं, कौन से पार्ट बेटा? तीनों जो पार्ट हैं, इनको मैं एक ही वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देता। लेकिन अपना ध्येय जो है कंप्लीट कराना नहीं, अपना ध्येय है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाना, ठीक है? अगर ऐसा ही पढ़ना है तो बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे वीडियो, जहां आधे अधूरे वीडियो मिलेंगे। हमारा एक भी वीडियो आपका अधूरा नहीं मिलेगा, क्रम से मिलेगा, तरीके से मिलेगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, अच्छे से पढ़ते रहें, और अगली वीडियो हम डालेंगे नव पाषाण काल का। अगला चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।